स्वागत है फ्रेंड्स आपका यूपीएससी जीएस 3 इंफ्रा लेक्चर 4 में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था पीएम गति शक्ति, एमएमएलपी और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली हैं। अभी इससे पहले हमने पोर्ट सेक्टर, रोडवेज, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्रो, ये सारी चीज़ें भी देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोल, ऑयल और गैस। इस सेक्टर के बारे में हम लोग पहले मैक्रो लेवल पे देखेंगे, फिर कोल की अलग समस्याएं देखेंगे और गैस इकोनॉमी, गैस इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। और ये ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि अभी हम लोग कोल सेक्टर के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। कोल कोल ऑयल और नेचुरल गैस, उसको इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी आप लिख सकते हैं। ये समझिए कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि इन्वायरमेंट का है तो इकोनॉमी का है। सारे कंसेप्ट को हमेशा यूज करना है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे आप विजन इकोनॉमी में थोड़ा देख सकते हैं, नोट्स वहाँ पे भी है, वहाँ से भी मैंने कलेक्ट किया है। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 50% ऑफ इंडिया ओवरऑल एनर्जी मिक्स कम्स फ्रॉम कोल। ठीक है, हम लोग जानते हैं 49% कोल से एनर्जी मिक्स का हम बार बार देखते रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट से। अपने देश का 49% रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो है आपका 41.4%, और कोल से है 49%, 50%। ठीक है, बट ये जनरेशन नहीं है। जनरेशन आप देखेंगे तो 73% है। पावर जनरेशन में कोल का इस्तेमाल, टीबीपी का इस्तेमाल वो 73% है। वो पावर कैपेसिटी में या पावर जनरेशन जो इंस्टॉल टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का जब हम लोग ये पाई चार्ट देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं 50% कोल का है। उसके अलावा ऑयल से आ रहा है ओवरऑल एनर्जी मिक्स में 28%। ओके, और कोल का प्रोडक्शन कुछ बताया हुआ 893 मिलियन टन्स, ये देख लेंगे। कोल रिजर्व के बारे में हम लोग देख सकते हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है हमारे यहाँ। और ऑयल कंजम्पशन का भी कुछ डेटा, 4.9 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल कंज्यूम्ड, और 88% ऑयल, ऑलमोस्ट 88% इंपोर्टेड होता है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्या है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में, ये थोड़ा सा हम लोग और देख लेंगे। तो ये हमने देखा कि 88%, यहाँ पे 88% है वो है। और आप नोट कर ले 48% गैस का है इंपोर्ट डिपेंडेंसी, और कोयले का भी 1/6 कोल है, ऑलमोस्ट 16-17% वो भी इंपोर्टेड होता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं इंपोर्ट डिपेंडेंसी। और 70% ऑफ इंडिया एनर्जी नीड कम फ्रॉम वेस्ट एशिया। और प्राइमरी एनर्जी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डबल टू 1123 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट बाय 2040। तो मतलब एनर्जी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। इसके हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स में बहुत सारा डेटा देखेंगे, बट अभी के लिए बेसिक्स ये है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि कितना मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसा है, की स्थिति क्या है, ये हम लोग देख सकते हैं। और ओवरऑल एनर्जी मिक्स में कोल और ऑयल का क्या कंट्रीब्यूशन, 78% कोल और ऑयल से आ रहा है। क्योंकि ये देखिए सिर्फ पावर जनरेशन नहीं, ओवरऑल एनर्जी मिक्स की बात हो रही, तो शायद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भी बात हो रही होगी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनर्जी सेक्टर में हमारे, जियोलॉजिकल एक्सप्लोर्ड एरिया को 10% से 20% कर लेना है। ठीक है, माइनिंग के कंटेक्स्ट में है। माइनिंग ग्रोथ को भी 3% से 14% बढ़ा देना है। ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट को कम करना है। ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस बाय 10%। माइनिंग सेक्टर में 14%, जियोलॉजिकल एक्सप्लोर्ड एरिया 10 को 20 कर देना है। ठीक है, डबल द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एरिया बाय 2030 to increase domestic output. Natural gas in primary energy mix from 6.2 to 15%। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि रोड को बढ़ा के 26 से 45 कर देना है, उसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि इसका जो मिक्स है प्राइमरी एनर्जी मिक्स, उसमें भी नेचुरल गैस का जो शेयर कम है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो 6% से जो 15% जाएगा तो सही रहेगा।
2030 तक ये अचीव करना है। उसके अलावा जॉब कंट्रीब्यूशन है 10 मिलियन से 15 मिलियन, और कमर्शियलाइज 50% ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ठीक है, तो उस पैसे से क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं कि उसको कमर्शियलाइज कर दो तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे खतरा हो जाए। उसी पैसे से हम लोग एडिशनल स्टोरेज टैंक बनाएंगे टू ऑफसेट हाई ऑयल प्राइसेस, और ज़्यादा स्टोरेज करेंगे भविष्य में। तो ऐसे बुरी चीज़ नहीं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वही है कि ऑयल एंड गैस जो प्राइमरी एनर्जी मिक्स वाला, ये ध्यान रखना है। इंपोर्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जियोलॉजिकल एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाना है, माइनिंग को भी बढ़ाना है, 3 से 14%, जियोलॉजिकल 10 से 20%। और जॉब कंट्रीब्यूशन तो ये तो हमारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं। और 50% एसपीआर को कमर्शियलाइज कर देना है। इश्यूज हम लोग देखते हैं, लैंड फॉर कोल माइनिंग, फिर वही लैंड एक्विजिशन और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ये सारी बातें हैं। टेंडेंसी टू एक्सपैंड ओपन कास्ट माइनिंग एंड डिस्करेज अंडरग्राउंड इवन फॉर बेटर क्वालिटी कोल रिजर्व्स। ठीक है, ये हो गया। ओपन कास्ट माइनिंग की टेंडेंसी है कि ओपन कास्ट ही किया जाए, उससे काफी सारे नुकसान होते हैं, पॉल्यूशन से लेके हम लोग जान रहे हैं। लिमिटेड कंपटीशन एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन कोल मार्केट, ये हम लोग देखेंगे आगे कैसे। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है। और declining domestic crude oil and natural gas production since FY12 due to aging well, low investment and low interest of foreign players। तो हमारा जो ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन है, जहाँ के हमारे से मुंबई ऑफशोर है या आसाम में कहीं हो रहा है, तो वो सारे जो फील्ड्स हैं वो एज कर रहे हैं, मतलब वो अपने मैच्योरिटी क्रॉस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहा है और फॉरेन प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है। और ऑयल और गैस प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे चैलेंजेज हैं। स्कीम अभी ब्रॉडली अभी हम लोग देख रहे हैं, तो वही है पीएम उज्ज्वला योजना, पहल, प्रधानमंत्री जीवन। अब याद करें, हमने ये पढ़ा था इन्वायरमेंट में, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। प्रधानमंत्री जीवन, फिर शक्ति है, हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कमर्शियल कोल माइनिंग 100% एफडीआई। फिर इन्वेस्ट 7.5 ट्रिलियन इन ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट 5 ईयर एंड डबल द रिफाइनिंग कैपेसिटी। इतना नहीं याद रख सकते, बस ये कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करना है और रिफाइनिंग कैपेसिटी को डबल कर लेना है बाय 2030। और ऑब्लिगेटरी परचेज मैकेनिज्म फॉर गैस बेस्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, तो जो डिस्कॉम होंगे उनमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आपको इन्हीं इनसे भी कुछ मिनिमम परसेंटेज खरीदना पड़ेगा गैस बेस्ड पावर प्लांट से, ताकि इनका भी जो डिमांड हो इनके लिए भी वो भी सिक्योर हो सके, मार्केट सिक्योर हो सके। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। तो एक ऑब्लिगेटरी परचेज मैकेनिज्म है, इन्वेस्टमेंट है, रिफाइनिंग कैपेसिटी डबल करना है, एफडीआई, शक्ति, जीवन, पहल, उज्ज्वला। ठीक है, और भी कुछ है, जैसे हम लोग जानते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग है एनर्जी सेक्टर में, नेशनल सोलर ग्रिड है, बट वो फिर इन्वायरमेंट के डायरेक्शन है, अभी वो उसको हम लोग देख लेंगे अलग से, बट अभी के लिए इतना हम लोग देखते हैं। फिर अभी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है उसमें तो देख चुके हैं। और वे फॉरवर्ड क्या करना है, टू डाइवर्सिफाई करना है, लिमिट द सोर्स ऑफ इंपोर्ट, ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोल को जीएसटी में ले आना है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके, एक्सपीडियसली कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। तो जो कंपोजिट लाइसेंस होता है वो अभी इशू करना है, और बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। ये हमने देखा था मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट में, जो एमएमडीआर और कोल मिनरल से संबंधित जो दो एक्ट को अमेंड किया गया है 2020 में। तो उसमें ये बातें और हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लेते हैं कि एक होता है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और एक होता है आपका माइनिंग लाइसेंस। इन्हें सिर्फ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लिया, लेकिन अगर माइनिंग में वो माइनिंग के उन्हें एक्सप्लोर भी कर लिया सक्सेसफुली, और माइनिंग के समय वो बिडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो उनका सारा मेहनत उन्होंने किया और कोई दूसरा उसके फ्रूट्स एंजॉय करेगा। तो ऐसे केसेस में एक ये नया इंस्ट्रूमेंट निकाला गया है कंपोजिट लाइसेंस का, और एक्सप्लोरेशन का माइनिंग लीज इसमें मिल जाता है। और पहले था कि फिक्स्ड
ये मॉडल था, फिक्स रेट था जो देना था गवर्नमेंट को, और अभी है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। तो ये एक तरह से कुछ रिफॉर्म की बात है, जो रिफॉर्म किया गया वही लिख दिया गया है। एक तो जीएसटी हो गया, रिफॉर्म हो गया, डाइवर्सिफाइंग हो गया, और फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स टू मेक अ स्टैंडर्ड ऑयल एंड गैस एसेट फंक्शनल। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कुछ लाने भी रिफॉर्म में आ जाएगा। शेयर्ड इंफ्रा फॉर इवैक्यूएशन ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम स्मॉल एंड स्कैटर्ड ऑनशोर एंड ऑफशोर फील्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं कोल सेक्टर पे। तो 2022 का अगर विजन आपके पास हो तो उसमें हम लोग ओपन करेंगे 2022 का मेंस 365। ओके, इसमें पेज 116 पे कोल सेक्टर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो कोल के बारे में कुछ डेटा हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले कोल का बेसिक्स भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं कोल को। एक हम लोग कर सकते हैं टाइप के अनुसार, एक एज के अनुसार। टाइप हो सकता है एंथ्रो बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, और एज के हिसाब से हो सकता है गोंडवाना एंड टर्शियरी। एंथ्रीसाइट, what is the type of coal? I am forgetting. Anthracite, yes. So it's anthracite. तो we have seen that कोल होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रासाइट होता है 80 to 95% कार्बन कंटेंट, बिटुमिनस होता है 60 to 80%, लिग्नाइट होता है 40 to 55%, और पीट होता है लेस देन 40%। और गोंडवाना जो है वो 250 मिलियन ईयर अगो है, और टर्शरी 15 से 60 मिलियन ईयर अगो है। 98% गोंडवाना है, 2% टर्शरी। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। और अगर मैप भी अगर ध्यान दें तो उसमें पता चल सकता है, जो झारखंड, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो बेल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोल के लिए। उसके अलावा फिर एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, जम्मू एंड कश्मीर, कुछ पार्ट राजस्थान और गुजरात का भी लिग्नाइट के लिए है। ओके। तो ये इस तरह से कुछ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं और उसके टाइप्स बता सकते हैं। नो इश्यूज पे आ जाते हैं सीधे। मैं तो कुछ फैक्ट्स भी हैं। सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व की हम लोग बात कर चुके थे। और नीति आयोग के हिसाब से भी डिमांड फॉर कोल एक्सपेक्टेड टू राइज इन द रेंज ऑफ 1.3 to 1.5 बिलियन टन्स बाय 2030। तो डिमांड भी राइज होना है। सोचिए, जबकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, शिफ्ट भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब चीज़ें भी आ रही हैं, बट समहाउ अभी कोल का डिमांड भी बढ़ने एक्सपेक्टेड है। इसलिए हमने कोल प्रोडक्शन को और बढ़ाना है, वी कैन नॉट स्टॉप इट। तो इश्यूज हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो है रेगुलेशन और रेगुलेटरी चैलेंजेस। उसमें किन किन चीज़ों पे लैंड एक्विजिशन है, R&R है, ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है। तो ये सारे जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। LARR जो था, रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन,
लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। दूसरा है लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है, टेक तो यूज नहीं करते। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, फिफ्थ ऑफ द डिमांड ऑफ को थ्रू इम्पोर्ट, वही हमने देखा 1/6 कोल है इम्पोर्ट से, और पेट्रोलियम और ऑयल और नेचुरल गैस भी हमने देखा था। ऑयल का 88% है इम्पोर्ट डिपेंडेंट, और गैस है 48%, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब बेसिकली क्या हो, इसे क्या टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन रिलेटेड इशू। हाई ऐश कंटेंट है, तो हम लोग इसका एक सॉल्यूशन हम लोग जान रहे हैं, जो फ्लाई ऐश रूल्स इन्वायरमेंट वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग, तो ऐश कंटेंट ज़्यादा है, उससे क्या होता है, इरोजन होता है, पल्वराइजेशन में डिफिकल्टी है, इमिसिविटी पुअर है, और फ्रेम टेम्परेचर भी पुअर है। फिर पुअर फाइनेंसेस ऑफ डिस्कॉम, तो उससे क्या होता है, वो जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं जैसे कि टीटीपी है, उससे कोई डिस्कॉम है, वो पीपीए के थ्रू, पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू पावर खरीद रहा है, लेकिन चूंकि उसके गवर्नेंस और मैनेजमेंट ठीक नहीं है, एटीएनसी लॉसेस ज़्यादा हैं जो डिस्कॉम्स की, तो अल्टीमेटली उनका वो लॉस मेकिंग हो जाती है, वो उसके लिए जो ड्यूज हैं वो उसको क्लियर नहीं कर पाती है, पे नहीं कर पाती है। हमें पता है डिस्कॉम का ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा लॉस में चलने, आगे हम लोग फिगर भी देखेंगे डिस्कॉम का लॉस कितना है, बट अभी के लिए ये हम लोग समझते हैं कि कोल सेक्टर का इशू, डिस्कॉम का पुअर फाइनेंशियल स्टेटस भी डिस्कॉम का, ये कोल सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस का एक रीज़न है। ऐश कंटेंट है जो क्वालिटी वाला, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन इवैक्यूएशन है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज है, रेगुलेटरी चैलेंजेस है, उसके अलावा वाटर स्ट्रेस है। कोल पावर वाटर जो टीपीपी है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पस। सेफ्टी इशू उसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है, माइनिंग वगैरह में, अभी जो मेघालय में 2018 में हुआ था, रेड होल माइनिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये समस्याएं हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड है, उसका मोनोपोली है, और प्रोडक्शन का जो रेट है वो स्लो है, स्लो प्रोडक्शन है, कोल इंडिया का मोनोपोली है, नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। और लिमिटेड प्रोडक्टिविटी कम है, लो प्रोडक्टिविटी है। और अभी इसके लिए हम लोग मेजर्स पे धीरे धीरे आते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर्स। तो यहाँ पे तो मेजर्स ऐसे बताया हुआ, बट अगर हम लोग उसमें मिनरल लॉज मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 बताएंगे, तो उसमें दो लॉज में हुआ है, एक एमएमडीआर माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, और दूसरा सीएमएसपी, इन दोनों में हुआ है। तो ये मिनरल और अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, ये अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग जान जाएंगे कोल सेक्टर और ओवरऑल मिनरल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन इन कोल माइन ऑक्शन, ठीक है, यहाँ भी वही है। जैसे पहले था, आप कोल माइन ऑक्शन में जाते हैं तो आपको एंड यूज स्पेसिफाइड होता है कि आप पावर जनरेशन करेंगे या उसमें आप अपना क्या उसका यूज करने वाले हैं। बट अभी हो गया है कि कोई एंड यूज नहीं है, आप ऑक्शन में कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई दोबारा उसको मार्केट में बेच भी सकता है, तो उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है परचेजर को। दूसरा, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंस्टीड ऑफ रुपी पर टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले बता रहा हूँ। एक तो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया गया, दूसरा रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंस्टीड ऑफ रुपीज पर टन। तो इससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है माइनिंग, तो उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट को बेनिफिट होने के चांसेस हैं, स्टेट जो ट्रेजरी में ज़्यादा पैसा ऐड होगा। और ईज पार्टिसिपेशन नॉर्म्स को ईज कर दिया गया है, जैसे कि क्राइटेरिया प्रायर एक्सपीरियंस को रिमूव कर दिया गया है, 100% अलग से भी कुछ है, 100% एफडीआई है, और अप्रूवल के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, अप्रूवल प्रोसेस 90 डेज से 30 डेज पे आ गया है, ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल हो गया है। उसके अलावा कंपोजिट लाइसेंसिंग हम लोग बात कर रहे थे,
कंपोजिट लाइसेंसिंग, जैसे जिसमें एक्सप्लोरेशन और माइनिंग दोनों का लीज एक साथ हो जाता है, और एडवांस ऑक्शन ऑफ माइनिंग लीज बिफोर एक्सपायरी। अभी एडवांस ऑक्शन का क्या मतलब है कि जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एंड कर रहा है, तो एंड कर रहा है जो माइनिंग लीज, तो इससे पहले ही फिर एडवांस में ऑक्शन कर सकती है, ताकि ये जो, अगर मान लेते हैं कि एंड होने के बाद ऑक्शन होगा तो ये टाइम पे कोई माइनिंग नहीं हो रही होगी, तो इससे हमारा प्रोडक्शन घटेगा, फिर से यहाँ से जब माइनिंग होगा तब स्टार्ट होगा, तो ये हमें लॉस हो जाएगा। तो इससे आप यहाँ पे नहीं, यहाँ से पहले से ही आप स्टार्ट कर दें, इसे एडवांस ऑक्शन कहा जा रहा है। एडवांस ऑक्शन ऑफ माइनिंग लीज बिफोर एक्सपायरी। और उसके अलावा ये माइनिंग के जो मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट कहीं एक और है, ट्रांसफर ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंस फॉर द न्यू बिडर। अगर अगर क्लियरेंस वगैरह मिल चुका है सारा, स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज एनवायरमेंटल, तो नए बिडर को भी वो ट्रांसफर हो सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं, तो इश्यूज हमने ऑलमोस्ट देखा और मेजर्स देख लिया, बट ये एमएमडीआर आगे भी देखेंगे, बट अभी जान लेते हैं एमएमडीआर के में भी कुछ इश्यूज और चैलेंजेस है। ये जो रिफॉर्म्स हुए मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट में, एक है कि नॉन सीरियस बिडर आ सकते हैं, पुराने एक्सपीरियंस का कोई नहीं है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है हमेशा, पंचामृत मतलब ज़्यादा आप एक्सप्लोरेशन करेंगे, ज़्यादा कोल का यूज़ करेंगे, तो आप नेट जीरो के जो आपका टारगेट है उसको कैसे पूरा करेंगे। उसके अलावा फेडरल चैलेंजेस हैं, झारखंड ने बोला है आप कैसे हमारे ट्राइबल एरियाज में करेंगे या कुछ उसमें। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की बात है, और डीप पॉकेट एंड रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी चाहिए इसमें, जो प्राइवेट सेक्टर को इंटर करने के पहले। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अभी कोल सेक्टर में टाइप ऑफ कोल देखा और इश्यूज क्या हैं कोल सेक्टर में, जैसे कि डिस्कॉम फाइनेंसेस हैं या लैंड एक्विजिशन, R&R, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, हाई एश, लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं, वाटर स्ट्रेस ज़्यादा है, प्रोडक्शन रेट कम है, CIL का मोनोपोली, कोल इंडिया लिमिटेड का सेफ्टी इश्यूज हैं जो मेघालय में समस्या हुई थी, टेक्नोलॉजिकल यूज कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। और उसके लिए क्या करना है, तो एक मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, और मतलब सेक्टर को लिबरलाइज किया गया। और हम लोग देखते हैं, और लॉन्ग टर्म को सोल्यूशन है, सिंप्लीफाइंग रेगुलेशंस हैं, सिक्योरिंग सस्टेनेबल सप्लाई, न्यू एवेन्यूज फॉर सप्लाई लाइक मोजाम्बिक, कोलंबिया, ठीक है, promote research and exploration activities, modern underground mass production technology to deal with land acquisition issues, improvement in transport and infrastructure, ठीक है, जिससे इवैक्यूएशन बेटर हो, R&D करना है, सस्टेनेबल सप्लाई के लिए डाइवर्सिफाई करना है, रेगुलेशंस को मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देना है, प्राइवेट सेक्टर को सहूलियत हो। वे फॉरवर्ड में फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि हमें अपने पंचामृत और COP के कमिटमेंट्स को भी, पेरिस के कमिटमेंट्स को भी ध्यान देते हुए कोल इवैक्यूएशन करना है। और नीति आयोग का भी है कि हमें कोल का तो डिमांड बढ़ना ही है, बट फिर भी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से करना है। अभी हम लोग देख लेते हैं कमर्शियल कोल माइनिंग क्या होता है। कमर्शियल कोल माइनिंग, तो उसमें भी हम लोग विजन का, अगर आपके पास 21 का हो, उसके पेज नंबर 160 पे जाके हम लोग देख सकते हैं कमर्शियल कोल माइनिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो इसमें है कि वही जो हम लोग पढ़ रहे थे, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो था, उसी से संबंधित है, जैसे वही नो प्रीवियस माइनिंग, 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक, नो प्रीवियस माइनिंग, नो माइनिंग एक्सपीरियंस, 100% FDI ऑटोमेटिक, रेवेन्यू शेयरिंग ऑन ad valorem, not on the basis of fixed amount, like other mineral to be extracted from these block। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल मदद करेगी प्राइवेट प्लेयर को, जो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स मिलने हैं उसको अप्रूवल दिलाने मिनिस्ट्री ऑफ कोल ही मदद करेगी। तो उससे बेनिफिट क्या होगा,
इंडिया डिपेंडेंस घटेगा 1/5, वही बात 1/5 कोल से, 1/6 भी आप बता दीजिए। और उससे क्या होगा, इंपोर्ट बिल घटेगा। सबसे पहला कोई भी अगर होता है बढ़ेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा। मॉडर्नाइज होगा कोल सेक्टर, ऑटोमेशन, माइनिंग, ये सब में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मोनोपोली ऑफ शेयर खत्म होगा, और डिमांड जो बढ़ा है वो मेट होगा। रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स, तो हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें विल जनरेट टोटल रेवेन्यू ऑफ 7,000 करोड़ पर एनम फॉर द स्टेट। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग। इसमें इश्यूज क्या है, अपोजिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट ने किया है। इट विल लूज वाइटल फॉरेस्ट कवर, ट्राइबल कम्युनिटीज विल बी डिस्प्लेस्ड। तो ये हमेशा समस्याएं हैं, तो झारखंड गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है। परपोर्टेड शैलो कंपटीशन विच मे कीप बिड प्राइसेस लो, तो स्मॉल नंबर ऑफ बिडर्स हैं, द ऑक्शन आर हेल्ड, तो पुरानी बात हो गई। खैर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रॉड इनफ टू नॉन सीरियस बिडर्स आ सकते हैं। डीप पॉकेट रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आर नीडेड टू बिगिन द प्रोडक्शन, तो और इसमें क्या किया जा सकता है, तो कंसर्न ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग रेवेन्यू शेयर, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाएं और फेयर तरीके से शेयर करें इंटरेस्ट रेट्स, जो माइनिंग या इन जनरल और कोल इन पर्टिकुलर के जो रेवेन्यूज है उसको ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से शेयर किया जाए। और नेशनल कोल इंडेक्स का यूज किया जा सकता है इस कंटेक्स्ट में। ठीक है। फिर इनैक्ट सस्टेनेबल कोल माइनिंग कोड, ठीक है, फॉर रिमूविंग ओवरलैपिंग jurisdiction of multiple bodies. The code should consolidate all statutory provision governing opening, closing and environment, ये सब सारी चीजें हैं। Indicate the recoverable reserve instead of geological reserve would attract more bidders। ठीक है। Technological upgradation for making coal mining environmental sustainable and incentive should be offered to bidder for adopting state of the art mining technology। और सस्टेनेबल ये भी बता ही सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि कोल सेक्टर, कमर्शियल कोल क्या है। अभी आ जाते हैं हम लोग जो क्वेश्चन बैंक है उसमें एक शॉर्ट सा टॉपिक है कोल शॉर्टेज के ऊपर, वो जल्दी से देखते हैं। पेज 28 पे, Despite a bountiful reserve of coal, the shortage has become systemic and perennial. Highlight the causes and some corrective measures। तो हो क्यों रहा है ये और क्या करना है, तो स्ट्रक्चरल कुछ इश्यूज हैं ये बताया इसमें। मोनोपोली ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ कोल सप्लाई चेन, वही इवैक्यूएशन में समस्याएं हैं, मोनोपोली है। हाई फ्राइट रेट, फ्राइट रेट हाई क्यों है हम लोग जाने, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, ये सारी चीजें हैं, या मॉडल मिक्स सही नहीं है, रोड ज़्यादा है रेल कम है। डिले इन डिलीवरीज, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट बाय डिस्कॉम्स, बाय, तो ये सारे जो समस्याएं हैं, तो उससे क्या है, कोल की शॉर्टेज है, तो उसमें क्या है, और कुछ फैक्टर स्ट्रक्चर के अलावा पुअर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री घट के 13% हो गया है सिंस अप्रैल 2022 टू लोएस्ट प्री समर लेवल। राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो एसी वगैरह का यूज बढ़ जाता है, फ्रिज का यूज। इंटरनेशनल फैक्टर, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तो इंडिया डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट फॉर कोल रिक्वायरमेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 21%। ये फिर से एक और डेटा है। अभी हम लोग बार बार 1/5 या 1/6 की बात कर रहे हैं, तो 20% कोल इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति हमेशा से नहीं थी। 2001 के समय 6% ही हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, तो यहाँ पे हमारा स्थिति खराब हुआ है इंपोर्ट डिपेंडेंसी के उसमें। क्लाइमेट फैक्टर है, हेवी रेन से भी लेस देन यूजुअल कोल प्रोडक्शन होता है। पावर डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, स्ट्रीमलाइनिंग द सप्लाईज ऑफ अवेलेबल कोल विथ डीएफसी एंड रियल टाइम ट्रैकिंग, रेल सुगम, तो रेल सुगम लिख देंगे, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है। स्मार्ट ग्रिड, मिनिमाइज पावर वेस्टेज एंड स्टीलिंग,
AT&C लॉसेज अगर उसको कम किया जाए और इनकरेज हाउस ओनर टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी टू रूफटॉप, तो अल्टीमेटली डिमांड कम होगा। जब डिमांड कम होगा तो हम लोग का यहाँ पे कोल शॉर्टेज नहीं होगा TTP के पास। इंसेंटिवाइज माइनर एंड पॉपुलराइजिंग स्कीम लाइक हेल्प टू इंश्योर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन सप्लाई। तो मतलब पॉलिसी में ऐसे रिफॉर्म करना है कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो और बेहतर एक्सप्लोरेशन हो और प्रोडक्शन बढ़े। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, कॉम्पिटिटिवनेस